नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। हुरून इंडिया की भारत की सबसे अमीर हस्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी की फैमिली टॉप पर है। उनकी संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपए है। गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बार लिस्ट में इंडिया के 1687 लोगों को शामिल किया गया, जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देश के सभी अमीरों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत की जीडीपी का करीब आधा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए। उनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपए आंकी गई। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा फिर से अरबपति बन गए हैं। भारत में इस साल 13 नए अरबपति जुड़े, जिससे अरबपतियों की संख्या 284 हो गई है। मुंबई में सबसे ज्यादा 451 लोग इस लिस्ट में शामिल हुए। इसके बाद दिल्ली और बेंगलुरु है। 101 महिलाएं भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से आने वाले वर्षों में भारत को 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड की स्टेट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हेलेन बुडलिगर ने कहा कि यह समझौता दोनों तरफ के रिश्तों को नए आयाम देगा और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। ये समझौता ऐसे समय में लागू हुआ है जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड रिलेशंस तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रशिया से तेल इंपोर्ट करने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। इस बीच ईएफटीए और भारत के बीच हुआ ये समझौता नई संभावनाओं का दरवाजा खोल रहा है। स्विस अधिकारी बुटलीगर ने कहा कि यह समझौता बिल्कुल सही समय पर हुआ है। वैश्विक व्यापार अस्थिरता के बीच ये हमारे लिए और भी अहम है। हालांकि ये मौजूदा अमेरिकी नीतियों से जुड़ा नहीं है। इसे पूरा होने में 16 साल की लंबी बातचीत लगी है। उन्होंने कहा कि भारत और ईएफटीए के बीच ये करार हमारी पुरानी साझेदारी को नई मजबूती देगा। ईएफटीए के सदस्य आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स हस्तांतरित किया है। सरकार ने बताया कि राज्यों को यह धनराशि उनके खर्च में तेजी लाने और विकास और कल्याण संबंधी खर्च को फाइनेंस करने में सक्षम बनाने के लिए जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये 10 अक्टूबर को जारी किए जाने वाले सामान्य मासिक हस्तांतरण के अलावा है। मंत्रालय ने राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा भी दिया है। इसके अनुसार देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 18,227 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,219 करोड़, मध्य प्रदेश को 7,976 करोड़, पश्चिम बंगाल को 7,644 करोड़, महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ और राजस्थान को 6,123 करोड़ रुपए मिलेंगे। एलजी ने प्रति शेयर 1,080 से 1,140 रुपए का भाव तय किया है। लिस्टिंग के बाद इसकी बाजार पूंजी 77,400 करोड़ रुपए होगी। ये पिछले साल हुंडई के बाद दूसरी कोरियन कंपनी है जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड हो रही है। टाटा कैपिटल ने प्रति शेयर 310 से 326 रुपए का भाव तय किया है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मूल्य 1.38 लाख करोड़ रुपए होगा। ये इस साल एचडीबी फाइनेंशियल और टाटा कैपिटल के बाद तीसरा बड़ा आईपीओ है। टाटा मोटर्स का लंबे समय से प्रतीक्षित डीमर्जर प्रभावी हो गया है। इससे कंपनी के कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल
व्यवसाय अब 2 अलग-अलग लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस में बदल गए हैं। डीमर्जर योजना के तहत टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल डिवीजन और संबंधित इन्वेस्टमेंट एक नई यूनिट में डिवाइड किया जाएगा। वहीं पैसेंजर व्हीकल डिवीजन, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय और जगुआर लैंड रोवर शामिल हैं, मौजूदा लिस्टिंग के तहत रहेगा, लेकिन इसका नाम नया होगा। वेदांता रिसोर्सेज ने 7 वर्षीय अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग के बॉन्ड निर्गम की बिक्री के जरिए $50 करोड़ जुटाए हैं। इसे 3 गुना ज्यादा रेस्पॉन्स मिला। कंपनी ने कहा कि उसे $1.6 अरब से ज्यादा की बोलियां मिली। इससे परिसंपत्ति प्रबंधकों और फंड मैनेजर्स की 97% भागीदारी रही। इस निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग मौजूदा ऋण को चुकाने और कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। वेदांता ने पिछले 14 महीनों में इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से $3.6 अरब जुटाए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका यूक्रेन संघर्ष को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि आर्थिक प्रतिस्पर्धा को खत्म किया जा सके, विशेष रूप से भारत और रूस के बीच तेल व्यापार में। लावरोव ने भारत के रूसी तेल इंपोर्ट को जारी रखने के फैसले की सराहना की, जिसे अमेरिका के दबाव के बावजूद लिया गया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल भारत और रूस के बीच का मामला है और ये भारत के राष्ट्रीय हित और गौरव से जुड़ा है। For this pressure, the real reason is that President Trump said that the United States need to defend their national interests, and that includes such an aggressive advancement of their commodities to their international partners, and they need to get rid of the competition, in this case of the Russian Federation, under the pretext that there is war raging in Ukraine. But our Indian counterparts have already reacted to these urges to stop buying oil from Russia, because they proceed from the assumption if the United States want to sell something to India, including oil, India is ready to negotiate and to talk over the conditions, the terms. But as for the trade with the other countries, it is only for Russia and India to discuss. Prime Minister Modi spoke of this, and Foreign Minister Jaishankar also said that. And I believe that this stance reflects national interest and national pride and honor of our Indian friends. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की 30वीं पार्टनरशिप समिट के कार्यक्रम में सभी स्टेक होल्डर्स को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत साझेदारियां भारत के बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत दुनिया के लिए निवेश के अपार अवसर प्रदान कर रहा है, खासकर तब जब देश का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले साल $81 अरब तक पहुंच गया है। Great partnerships are all about technology, trust, trade, talent and tradition. And I think it's only appropriate that we are in this new geopolitical, geo-economic world order. India is working on 3 major principles. One is Atmanirbharta, that's self-reliance. We are building capabilities, we are building supply chains, we are building value chains. Our second focus is on Atmavishwas, that's self-confidence. Today India works with the rest of the world from a position of strength. We work with confidence that when we engage with other countries in the world, we are confident that we will be an equal participant, equal stakeholder, and work as truly as partners with other countries. And third is Atma Raksha, that is protecting the Indian people and the interests of all of mankind. आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।